इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग भाग 4, जिसमें हम जानेंगे मिनी इस्पात के बारे में। हमने क्या पढ़ रहा था अभी? लोहा और इस्पात के बारे में पढ़ रहे थे। तो फैक्ट्रियों के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। अब जानते हैं मिनी उद्योग कौन कौन से होते हैं। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र है, मतलब छोटा सा वो कंपनी जैसा है, जिसमें विद्युत भट्ठी, बिजली के द्वारा भट्ठी बनाकर रद्दी इस्पात और स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। रद्दी जो स्टील बचता है उसका इस्तेमाल कर इनमें रीरोलर्स होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? री रोलर्स, मतलब उसका कुछ ना कुछ बनाते हैं, फिर से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी उसमें इस्पात सिल्ली का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात की मृदु और मिश्रित इस्पात का प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? इसमें मृदु और मिश्रित इस्पात का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बनाते ही हैं। खास करके ऐसे संयंत्र जो छोटे मोटे होते हैं, बर्तन ही बनाते हैं, और छोटा बोरा जो सामान हो गया वो बना देंगे। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है। एक जो मतलब एक संकलित इस्पात संयंत्र जिसके पास बड़ा बड़ा जमीन हो, बड़ा बड़ा कंपनी हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो, तो बड़ा फैक्ट्री होता है, जिसमें ऊंचे माल को कम स्थान पर एकत्रित करने के लिए रखा जाता है। देखिए यहाँ पर, देखिए, एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है, बहुत बड़ा कंपनी होता है, जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने से उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रक्रिया किया जा सकता है। वहां पे फैक्ट्री में मानते हैं कि उतना टाइम नहीं रहता बनाने का, लेकिन फिर भी उसका बहुत अच्छा सामान बनाया जा सकता है। अभी देखो, जो तमिलनाडु में स्टील और लोहा बनाने वाला कंपनी है, स्टील और लोहा बनाकर अलग रख देता है। फिर छोटा छोटा उद्योग जो है, जो उसका रॉड बनाएगा, रॉड नहीं बनाएगा लोहा बनाएगा, लोहा नहीं बनाएगा पाइप बनाएगा, कुछ ना कुछ बनाएंगे वो लोग। सार्वजनिक क्षेत्रों के लगभग सभी उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रों का देखा जाए तो सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी फॉर इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर, नीचे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रमों अपने इस्पात को कैसे बेचते हैं। तो स्टील अर्थो फॉर इंडिया के नाम से बेचते हैं, सेल के माध्यम से बेचते हैं, सेल करते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक सामान्य मात्रा में इस्पात उत्पादन किया है। इसमें 50 से 60 के बीच में। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन ही है, और सबसे ज्यादा स्टील का खपत वहीं पर होता है। अरे वो तो यही पागल आदमी है सब, 24 घंटे में स्टील का घर बना देगा सर, पता नहीं चलेगा वो कच्ची का घर है, इतना ज्यादा पेंट पुट्टी मार देता है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संक्रेदित हैं। वहां पर बहुत ज्यादा उद्योग बनाए गए हैं। कहाँ पे? छोटा नागपुर में। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षित हैं, और ये फैक्ट्री वहां पर इसीलिए लगे हैं, इसीलिए विकास करता है क्योंकि कच्चा माल उनको बड़ी आसानी से मिल जाता है। नीचे तो नहीं है पढ़ने के लिए, परिस्थितियां हैं, उनको बहुत अच्छे से सस्ता में सामान मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। इनमें लोहा अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांगों की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। सब चीज उसको वहीं पर मिल जाता है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादक देश है। भारत सबसे ज्यादा लोहा बनाता है, लोहा और इस्पात। हाँ, चाइना से थोड़ा कम है, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा है ना। तथापि हम इनके पूर्ण संभाव
का विकास नहीं कर पाते हैं। हम बहुत तेजी से इसका विकास नहीं कर पाते हैं जितना हमको चाहिए। क्यों? इसके लिए हमें कच्चा माल चाहिए ना, कोयला चाहिए ना, लोहा चाहिए ना, जो हमें मिल ही नहीं पाता है, उपलब्धि नहीं होता है। ख नंबर, कम श्रमिक। अब यहाँ पर कम श्रमिक उत्पादकता और लेबर को बहुत पैसा देना पड़ता है, इसलिए वहां पर लेबर भी उतना आसानी से नहीं मिलते। और लोहा वाले फैक्ट्री में ऐसे भी लेबर जल्दी नहीं जाते हैं। ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा, और ऊर्जा की पूर्ति भी ज्यादा नहीं हो पाती है कभी कभी। अविकसित अवसंरचना इत्यादि, और जो हमें चाहिए उस समय का मशीन के, हम देखो हमें नया टेक्नोलॉजी से कुछ बनाना है तो उस तकनीक का मशीन चाहिए ना। कभी कभी मशीन ही लेट से आता है, जब लेट से आता है तो लेट तो होगा ही है, हो ही जाता है। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। उच्च कोटि का जो स्टील है हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु प्राप्त है। अपने देश में जितना भी स्टील का मांग होता है हम उसका इस्तेमाल कर देते हैं, उसको पूरा कर देते हैं। हम उतना बना लेते हैं कि घरेलू मांग पूरा हो सके। लेकिन उच्च कोटि के लिए जो लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, उसका हम आयात करते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं। और उच्च कोटि का क्या होता है मैं बताता हूं आपको। ट्रिमर में जो ब्लेड लगता है वो उच्च कोटि का स्टील होता है, वो आपको दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। खिलौना देखते हो, खिलौना के बीच में एक रॉड लगा रहता है पतला एकदम, तो वो उच्च कोटि का स्टील होता है, उसको मंगाना पड़ता है। जो हम मोटर में लगाते हैं पतला सा एक रहता है, वो स्टील उच्च कोटि का होता है, वो हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। और आपको सर्किट में जो स्टील लगता है, जो लपेटा जाता है, वो भी हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, क्योंकि जो दूसरे देशों से हम स्टील मंगाते हैं उसी से सब बन जाता है। और आप जितना भी हेलीकॉप्टर का पंखा देखोगे और एरोप्लेन का पंखा अंदर का, चाहे हेलीकॉप्टर का एक लंबा सा जो नीचे से निकल कर ऊपर जाता है ना पंखा के पास रॉड, तो वो सब उच्च कोटि का स्टील होता है जो हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। गाड़ी का जो चकड़ी होता है, चकड़ी जो नचता है, जिसके वजह से पूरा गाड़ी घूम सकता है, चक्का चल सकता है, जिसको गियर व्हील भी बोला जाता है। गियर व्हील में जो सर्किट मतलब उसमें जो लोहा लगता है स्टील, वह भी बाहर के देशों से जो मंगाया जाता है वही लगता है। उच्च कोटि का स्टील उसको बोलते हैं। और उच्च कोटि का लोहा क्या होता है मैं बताता हूं। उच्च कोटि का लोहा आपको देखने को मिलेगा चक्की में। चक्की में जो लोहा लगता है उच्च कोटि का लगता है। जो भी गांव में रहता है वो लेदी काटने वाला मशीन जानता है, चारा काटने का मशीन। चारा काटने का मशीन घूमता कैसे है? जब घूमता है ना, बगल में गिराड़ी वाला सिस्टम रहता है, तो किस तरह नाचता है ब्लेड जैसा, तो उसके वजह से पूरा मशीन चलता है। वो लेदी काटने वाला मशीन चलता है, जिसके वजह से लेदी कट जाता है, तो वो उच्च कोटि का लोहा होता है। तो लोहा तो नहीं मंगाते लेकिन स्टील मंगाते हैं। आमतौर पर मैंने इतना प्रकार तो बता ही दिया। और एक स्टील आता है, स्टील का सामान हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन सा स्टील का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? जो बाहर से मंगाया जाता है। सोचो, हम करीबन 10 सेकंड का समय यहां पर आपको देते हैं। कौन कौन जिम गया है इसमें से? जब जिम में जाओगे तो जिम में देखोगे कि कोई कोई मशीन होता है ना, उसमें 2 गो लंबा एकदम रॉड निकला रहता है, 2 गो लंबा, जिसके वजह से ही पूरा भार मतलब वेट ऊपर से नीचे होता है। वो स्टील उच्च कोटि का स्टील होता है। अगर उससे मार दिया जाए ना तो एक बार में सिर निकल कर बाहरी चला जाएगा, इतना ज्यादा मजबूत होता है। तो वही स्टील जो है हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। निजी क्षेत्रों में जिसका खुद का एकदम मतलब उसका मालिक वो खुद है, तो वैसे उद्यमियों को प्रयत्न से, मतलब ऐसे उद्यमी को प्रयत्न से वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, तथापि उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को विदेशी निवेश, छोटे निजी क्षेत्र जो है उनसे मिलकर ही निवेश करना था देश में, अपने भारत में, क्योंकि यही संविधान में लिखा है। जो बाहर के विदेशी निवेशी आते हैं तो वो क्या करते हैं? प्रोत्साहन देते हैं कि भैया तुम बनाओ ना, सब चीज देते हैं ना। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए बहुत ज्यादा
बड़ा बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधन को निहित करने की आवश्यकता होती है। जो बाहर के देश टेक्नोलॉजी देते हैं, तकनीक देते हैं, जिसके वजह से निजी क्षेत्र जो छोटा उद्यमी लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़े तौर पर फैला सकते हैं, जिससे उनको बहुत अच्छा फायदा होता है। भारत और चीन, यहाँ पर देखो उत्पादन मिल टन 2014 में उत्पादन हम 86 किए हैं और चाइना 822 किया। 15 में हम 89 किए हैं तो ये 803 किया। 16 में 95 किए तो 808 किया। मतलब धीरे धीरे इनका हम लोग गिरा रहे हैं। और 17 में जैसे हम लोग 101 उत्पादन किए हैं इतना मिल टन, तो ये लोग कितना कर दिया 870 बढ़ा दिए भाई पूरा। हम लोग उसके बाद 106 टन इस्तेमाल किए, मिलियन टन इतना हम बनाए, तो वो लोग 928.9 टन बना दिए। मतलब चाइना हम लोग से इतना आगे चलता है स्टील और लोहा बनाने में, बहुत ज्यादा स्टील लोहा बनाता है। भारत और चीन के कच्चा इस्पात उत्पादन स्रोत वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर मालूम कर सकते हैं www.worldsteel.org। अब यहां पर आता है क्रियाकलाप। क्या आपने कलिंग नगर विवाद के विषय में पढ़ा है? विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करें और आपस में विचार करें कि कलिंग नगर विवाद क्या था। अब आता है एल्युमिनियम प्रगलन स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम बनता कैसे है? तो भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधक है। लोहा और इस्पात के बाद, लोहा स्टील के बाद हम एल्युमिनियम बनाते हैं। यह हल्का जंग अवरोधी उष्ण का सूचकांक लचीला तथा अन्य धातुओं से मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है। ये क्या बनाया जाता है? सबसे पहले तो ये हल्का होता है, इसमें जंग भी नहीं लगता है, जंग भी उतना नहीं लगता जितना लगना चाहिए, एकदम ना मात्रा में। और ये सब गर्मी में भी ठीक चलता है, लचीला भी होता है भैया, और सारा धातु मिलाकर इसको मजबूत भी बनाया जाता है, कठोर भी बनाए जाते हैं। जैसे में हवाई जहाज बनाने में बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज का जितना भी बॉडी है सब एल्युमिनियम का बना रहता है। कई उद्योगों में एल्युमिनियम से याद पड़ा, आपके घर में हॉकिंस का कुकर होगा, प्रेशर कुकर, तो हॉकिंस का कुकर भी शुद्ध एल्युमिनियम से बना हुआ होता है, शुद्ध एल्युमिनियम, थोड़ा सा स्टील भी उसमें फेंटा रहता है। और कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प के रूप में किया जाता है। इस्पात के जगह पर एल्युमिनियम, तांबा के जगह पर एल्युमिनियम, जस्ता के जगह पर एल्युमिनियम, शीशे के जगह पर भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा विकल्प है ना। देश में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर एल्युमिनियम बनाने का बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पर नालको प्रगलन में पट्टी लेप मिल, ये पट्टी बनाए जा रहे हैं। देखो स्टील का किस तरह पट्टी ये लोग चादर बना रहे हैं, कितना आसानी से बन जा रहा है ना मशीन के माध्यम से। एक आदमी पूरा संभाल रहा है, इधर से इधर का लोग सब अलग अलग मशीन को संभाल रहे हैं। तब प्रगल्को स्मेल्टर में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो भारी गहरे लाल की चट्टाने जैसी होती है। जो कैसा होता है, जो आप देखोगे ना बॉक्साइट को, तो जो भारी होता है, लाल रंग का चट्टान होता है, चट्टानों को काट कर लाया जाता है। उसका प्रयोग करके प्रवाहक चित्र 6.8 में दिख रहा है, आपको नीचे दिखेगा। एल्युमिनियम निर्मित प्रक्रियाएं दर्शाता है कि इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। कैसे में? हमने 8 के बारे में पढ़ा ना, ऊपर 7 है तो नीचे 8 होगा, ये 9, तो 8 किधर गया? ओ सॉरी, यही 8 है। मैं इसके बारे में बताता हूं। यहाँ पर देखो
नियमित ऊर्जा और पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। मतलब कम कीमत पर कच्चा माल मिल जाता है, इसीलिए बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब देखो एल्युमिनियम बनता कैसे है। 4 से 6 टन बॉक्साइट लेने के बाद 2 टन एल्यूमिना बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिना बनता है। और 2 टन एल्यूमिना और 1 टन उसमें से बनता है एल्युमिनियम बनता है। अब देखते हैं एल्युमिनियम उद्योगों में विनिर्माण की प्रक्रिया। बॉक्साइट कच्चा माल है। बॉक्साइट खनन किया जाता है, उसके बाद गाड़ी के माध्यम से इसको कंपनी में डाला जाता है। तो कंपनी में जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद 2 निकलता है, एक होता है एल्यूमिना और दूसरा होता है एल्युमिनियम। फिर इसको अलग अलग छांट कर फिर से इसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। जब फैक्ट्री में छांटेंगे भेजेंगे इसको, तो फिर से प्रगलन के लिए भारी आयस्क का पहुंचना, इसको फिर से एक कंटेनर में रखा जाएगा। फिर इसमें कैल्शियम डाला जाएगा और पेट्रोलियम कोल का इस्तेमाल करके इसका एल्युमिनियम प्रगलन किया जाएगा। एल्युमिनिया के रूप में इसको पिघलाया जाएगा और फिर एल्युमिनियम शोधक जो है फिर से इसको कोयला खनन चिप मतलब कोयला की वजह से गर्म करके फिर से इसको पिघलाया जाएगा। फिर दोनों को मिलाकर ये बनता है, क्या बनता है? पूरा का पूरा एल्युमिनियम बनता है। अब एल्युमिनियम को मजबूत करना है तो यहाँ पे देखो क्रेओलाइट, एक पिघली हुई धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, इसको इसमें डाल दिया जाता है। जब डाल दिया जाएगा उसके बाद से इसको हीट करने के लिए विद्युत 8600 किलोवाट प्रति टन इसमें बिजली की जरूरत होती है इसको गर्म करने के लिए। तो 18600 किलोवाट इसमें इलेक्ट्रिसिटी लग जाता है, बिजली। तब ये पिघलता है। पिघलने के बाद इसमें क्या डाला जा सकता है? मजबूत करने के लिए स्टील डाल सकते हैं, मैग्नीज में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से इतना मजबूत हो जाएगा ना एल्युमिनिया कि मोड़ने पर मुड़ेगा ही नहीं। तो एल्युमिनिया ऐसे बनाया जा सकता है। अगर एल्युमिनिया का करकट बनने लगे तो करकट वैसा ही का वैसा ही रह जाएगा, एल्युमिनियम सड़ता वरता नहीं है। जिस तरह दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, भले थोड़ा सा रैसिंग आ जाएगा, पानी रुके तो खराब हो सकता है, उसका भी बहुत समय के बाद। ऐसा नहीं कि स्टील जैसा सड़ जाए, वैसा भी नहीं होता है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप। एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्युमिनियम के बर्तन, मतलब प्लास्टिक हैंडल लगाकर एल्युमिनियम का बर्तन निर्मित करता है, मतलब उसको बनाता है। यह प्रगलकों से एल्युमिनियम प्राप्त करता है, कंपनी से एल्युमिनियम लेता है तथा किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है। तथापि निर्मित बर्तन एक माल गोदाम में भेज दिया जाता है। बर्तन और वो प्लास्टिक का टुकड़ा माल गोदाम में भेज दिया जाएगा। अब बताओ इसमें से कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत से सबसे अधिक लागत वाला होगा? एल्युमिनिया होगा। प्लास्टिक तो सस्ता होता है, एक के बार में पूरा आ जाएगा, लेकिन एल्युमिनिया बार बार लाना पड़ता है। परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन है? तो एल्युमिनियम नहीं है, प्लास्टिक है। क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी? नहीं होगी। अथवा एल्युमिनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो क्यों होगी? क्योंकि उसमें मजदूर बैठता है, मजदूर बैठ के ये बना रहा है, मशीन लग रहा है, बिजली लग रहा है, जिसके वजह से ये बन रहे हैं। फिर बनने के बाद क्या होगा? बनने के बाद फिर से ट्रक में भरकर जगह जगह पर भेज दिया जाएगा। जब जगह जगह पर भेजा जाएगा तो भैया परिवहन का चार्ज लगेगा ना, और जो रखेगा वो अपना चार्ज लगाएगा और चार्ज लगाकर तब बेचेगा। अब आता है रसायन उद्योग। इसमें हम रसायन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा था, अभी भी हो रहा है, फैल भी रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 3% है। कितना? 3%। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर आता है। मतलब हम लोग एशिया में तीसरे और विश्व में 12वें स्थान पर आते हैं रसायन उद्योग में, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा हमारा फैक्ट्री है। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार के, छोटे तथा बड़ा दोनों प्रकार का विनिर्माण इकाई सम्मिलित है। छोटे और बड़े तौर पे, दोनों तौर पे हम रासायनिक उद्योगों में लगे हुए हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में
तीव्र वृद्धि दर दर्ज की गई है। यहाँ पर देखो तो आप कार्बनिक हो गई चाहे अकार्बनिक, दोनों क्षेत्रों में हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। अब आता है कार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगम और डाई इत्यादि के निर्मित के इस्तेमाल में इसका काम किया जाता है, मतलब उसको निर्माण करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किस चीज में हो गया? कृत्रिम वस्त्र बनाने में, आर्टिफिशियल कपड़ा मतलब प्लास्टिक का कपड़ा, प्लास्टिक का धागा, और यहां पर आता है प्लास्टिक बनाने में, गोंद बनाने में, गोंद देखते हो किस तरह चिपचिपा होता है, और रंग रोगन पेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, और डाई इत्यादि के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है। आगे आता है नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एस, इसका इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है? कांच बनाने में, साबुन बनाने में, शोधक या अपमार्जक मतलब किसी चीज का रिसर्च करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कागज में प्रयुक्त होने वाली रसायन को भी नाइट्रिक अम्ल मिलाकर ही कागज बनाए जाते हैं। और इसके बाद आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? तथा कास्टिक सोडा में भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल उसमें भी होता है। इन उद्योगों का देश में बृहद फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? आगे देखते हैं कार्बनिक एसिड। हमने अकार्बनिक पढ़ गया, अब कार्बनिक जानते हैं। तो कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है। पेट्रो रसायन का इस्तेमाल बहुत चीजों में किया जाता है। एल्युमिनियम में भी पेट्रो रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, आप देखो बर्तन बनने में जो प्लास्टिक का काम होता है उसमें पेट्रोसाइट रसायन होता है। प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयां, औषध रसायनों के बनने में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब औषधि बनाने में भी इसका इस्तेमाल, दवाई बनाने में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। ये उद्योग तेल शोधन शालाओं या पेट्रोसाइट संयंत्रों के समीप स्थापित है। और ये जितने भी उद्योग हैं कहां पर मिलेंगे? जहां पर तेल का प्यूरिफिकेशन होता है ना, वहां पर मिलेंगे। क्योंकि पेट्रोसाइट रसायन कहां मिल सकता है? जहां पर पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम को प्यूरिफाई किया जाता है, वहीं पर पेट्रोसाइट रसायन मिल सकता है। क्योंकि जो लास्ट में बच जाता है वही पेट्रोसाइट का काम करता है। चलिए ऊपर चलते हैं और आगे है रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। रसायन एक बहुत ज्यादा बाजार भी पकड़ ले है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पादन करते हैं। मतलब किसी भी रसायन को एक प्रक्रिया से गुजारो तो अलग अलग प्रकार के रसायन वो बना सकते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जा सकता है। उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, चाहे खेती बाड़ी में, चाहे बाजारों में इसका अलग अलग प्रकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाइए कि इन सब का इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है। अब आता है उर्वरक उद्योग। उर्वरक में तो पूरा रसायन ही है, बिना रसायन का उर्वरक हो ही नहीं सकता है। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन इसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजनी लिखा है। नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः यूरिया उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फोस्फेटिक उर्वरक, जिसको डीएपी लोग बोलता है। तो फोस्फेटिक उर्वरक डीएपी तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश सम्मिलित होते हैं। तब जाकर क्या बनता है? अमोनियम फास्फेट बनता है, ठीक है। अमोनियम फास्फेट याद रहेगा। तो इसके शामिल होने के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं। तो जहां पे हमको नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश मिलेगा वहीं पर नहीं सबका फैक्ट्री लगेगा, दूसरे जगह थोड़े लग सकता है। 3 अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है। तीसरा जो है पोटाश, इसको हम लोग आयात करते हैं, हमारे जगह पे नहीं होता ना, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से किसी भी रूप में
प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिक भंडार नहीं है। मतलब देखा जाए तो पोटास का भंडार हमारे देश में है ही नहीं। यौगिक भंडार मतलब हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में इसका कहीं भी भंडार नहीं है। तो पोटास हमारे पास नहीं मिलता नहीं है, हम पोटास दूसरे देश से मंगाते हैं। हरित क्रांति के पश्चात, हरित क्रांति जब हुआ उसके बाद यह उद्योग देश के अन्य भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य इन कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। 50% उत्पादन करते हैं पूरा राज्य मिलाकर। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक। बाकी का 50% ये लोग कर देते हैं। 50% में आते हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य आते हैं जो उर्वरक उत्पादन में 50% हैं, और बाकी में 50% में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो गोवा कोई राज्य नहीं है, अच्छा हाँ गोवा राज्य है। गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक 50% में बाकी ये सब आते हैं। तब मिलाकर हम लोग 100% उर्वरक का यहाँ पर बना सकते हैं। उसका उद्योग के वजह से, फैक्ट्रियों की वजह से हम उसका उत्पादन कर सकते हैं, जिसका काम हम लोग खेती बाड़ी में करते हैं, नहीं तो केमिकल में करते हैं। केमिकल में क्या, कुछ कुछ रिसर्च करने में, बनाने में, नहीं तो हम निर्यात कर देते हैं, दूसरे देश को बेच देते हैं। लेकिन याद रखना पोटास हमारे देश का नहीं है, बहिष्कार करो, पोटास नहीं लेंगे हम। अब आता है सीमेंट उद्योग, इसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी कमेंट करना, जो भी आपको पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ये इंद्रजीत स्टडी पॉइंट का बाउंस बैक चैलेंज है। धन्यवाद।